नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन। आपका अपने ही यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में मासिक परीक्षा दिसंबर 2024 के विज्ञान विषय के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें हम 30 प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा व्याख्या भी देखते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। अब बात कर लेते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। यह कई रूपों में होती है, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि। ऊर्जा की मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पर कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। पहले हम जूल की बात कर लेते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। यह एक छोटा मात्रक है और बड़े पैमाने पर ऊर्जा के मापन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। एक और मात्रक है किलोवाट घंटा। यह ऊर्जा का बड़ा मात्रक है और व्यावसायिक रूप से बिजली के खपत को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हम अपने घर में बिजली का बिल देखते हैं तो उसमें बिजली की खपत किलोवाट घंटे में ही होती है। तो ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम। ऑप्शन ए खड़ा रहने पर वाइल स्टैंडिंग, ऑप्शन बी कुर्सी पर बैठने पर वाइल सिटिंग ऑन ए चेयर, ऑप्शन सी जमीन पर बैठने पर व्हेन सिटिंग ऑन द ग्राउंड, एंड ऑप्शन डी जमीन पर लेटने पर लाइंग ऑन द ग्राउंड। आपके शरीर की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कब होती है, सबसे न्यूनतम कब होती है, इसका उत्तर देना है आपको। इसका सही उत्तर है कि जमीन पर लेटने पर स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होती है। लाइंग ऑन द ग्राउंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके पृथ्वी से ऊंचाई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितनी अधिक ऊंचाई पर कोई वस्तु होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आसानी से आपको समझ में आएगा। खड़ा होने पर वाइल स्टैंडिंग, जब आप खड़े होते हैं तो आप जमीन से कुछ ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए आपकी स्थितिज ऊर्जा कुछ अधिक होती है। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कुर्सी पर बैठने पर वाइल सिटिंग ऑन ए चेयर। कुर्सी पर बैठने पर भी आपकी ऊंचाई थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन इसमें भी ऊंचाई बनी रहती है। इससे आपकी स्थितिज ऊर्जा भी थोड़ा सा कम होगी, लेकिन न्यूनतम नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन है जमीन पर बैठने पर वाइल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। अगर आप जमीन पर बैठते हैं तो जमीन पर बैठने पर आपकी ऊंचाई चेयर पर बैठने के मुकाबले कम हो जाती है, इसलिए आपकी स्थितिज ऊर्जा चेयर के मुकाबले थोड़ा सा कम होती है, लेकिन मिनिमम नहीं है, उससे मिनिमम नहीं है जो जमीन पर लेटने पर होता है, लाइंग ऑन द ग्राउंड। जब आप जमीन पर लेटते हैं तो आपकी ऊंचाई सबसे कम हो जाती है, इसलिए आपकी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम तब होगी जब आप जमीन पर लेटेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तीसरा प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए
केवल इसके वेग पर, इट्स वेलोसिटी ओनली। ऑप्शन बी केवल इसके द्रव्यमान पर, इट्स मास ओनली। ऑप्शन सी न तो इसके वेग पर न तो द्रव्यमान पर, नाइदर इट्स मास नॉर वेलोसिटी। एंड द लास्ट ऑप्शन डी इसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर, बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। उसके द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा, वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात द्रव्यमान बढ़ने के साथ गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात वेग बढ़ने के साथ भी गतिज ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। यानी गतिज ऊर्जा दोनों पर निर्भर करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि एक ट्रक और एक कार समान वेग से चल रहे हैं। ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा कार की तुलना में अधिक होगी। एक कार धीमी गति से और एक दूसरी कार तेज गति से चल रही है। दोनों कारों का द्रव्यमान समान होने पर तेज गति से चल रही कार की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है। When a stone is tied to thread and rotated in a circular path, then the work done by the thread on the stone is option A positive, option B negative, option C 0, ऑप्शन डी नॉन ऑफ these। यानी जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तब धागे द्वारा पत्थर पर किया गया कार्य होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्यों 0 होता है? क्योंकि कार्य का सूत्र है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा। यानी जहाँ थीटा जो होगा बल और विस्थापन के बीच का कोण होगा। अब क्यों 0 होगा इसको समझ लेते हैं। धागा पत्थर पर एक अभिकेंद्रीय बल लगाता है जो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। पत्थर की गति की दिशा हमेशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, अतः बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं। लंबवत होंगे तो थीटा यहाँ 90 डिग्री का बनेगा और कॉस, तो चूंकि कॉस 90 बराबर 0 होता है तो कोई किसी भी चीज में 0 से गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा 0। तो इससे ये क्या निष्कर्ष निकला है? जब एक पत्थर को धागे से बांधकर वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है तो धागा पत्थर पर कोई कार्य नहीं करता है। सही उत्तर 0, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है, श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं। वेव्स विथ फ्रीक्वेंसीज लोअर देन द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी आर कॉल्ड। ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक पराश्रव, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी अश्रव इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। मानव का जो कान है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। इसी रेंज को कहा जाता है श्रव्यता का परास, रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। अब प्रश्न ये है कि श्रव्यता के परास से कम आवृत्ति की तरंग को क्या कहते हैं? यानी ऐसा तरंग जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाला है, ऐसे ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? ऐसे ध्वनि तरंग को कहते हैं अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो होगा ऑडिएबल होगा, लेकिन 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा जिस तो हम उसको नहीं सुन पाएंगे, वो अश्रव्य हो जाएगा, इंफ्रासोनिक हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या
6। छठा प्रश्न है, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए पिच ऑफ साउंड, ध्वनि की तारत्व। ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता। ऑप्शन सी पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। किसी एकांक क्षेत्र से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहा जाता है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्वनि की तीव्रता क्या है? ध्वनि की तीव्रता किसी निश्चित क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है। इसे वाट प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। अगर सरल शब्दों में हम अगर कहें तो जितनी अधिक ध्वनि ऊर्जा किसी क्षेत्रफल से गुजरती है, ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक रॉकेट का इंजन बहुत अधिक ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसकी ध्वनि तीव्रता बहुत अधिक होती है। एक पत्ते की सरसराहट कम ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसलिए इसकी ध्वनि तीव्रता कम होती है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। 7वां प्रश्न है, जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, when we press the spring of a coil, its elastic potential energy, option A will increase बढ़ेगी, will decrease घटेगी, will remain unchanged अपरिवर्तित रहेगी, none of these इनमें से कोई नहीं। जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तब उसका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा यानी बढ़ेगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। जब किसी वस्तु को अपनी मूल स्थिति से विरूपित किया जाता है, जैसे स्प्रिंग को दबाना या खींचना, तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब हम एक स्प्रिंग को दबाते हैं तो हम उस पर कार्य करते हैं, यह किया गया कार्य स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जितना अधिक हम स्प्रिंग को दबाएंगे उतना ही अधिक ऊर्जा उसमें संचित होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब हम एक कुंडली के स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 8वां प्रश्न है, 30 किलो हर्ट्ज की ध्वनि तरंग को कहते हैं। द साउंड वेव 30 किलो हर्ट्ज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इनऑडिबल, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन सी ऑडिबल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। 30 किलो हर्ट्ज, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पहले ऊपर देखा है कि मनुष्य का जो कान है उसको सुनने की क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। अब 20,000 हर्ट्ज को हम अगर किलो हर्ट्ज में बदलते हैं तो 20 हर्ट्ज से वो 20 किलो हर्ट्ज हो जाता है। 20,000 हर्ट्ज को हम किलो हर्ट्ज में बदलेंगे तो वो 20 हर्ट्ज हो जाएगा। तो मनुष्य का कान जिस ध्वनि तरंग को सुन सकता है उन्हें श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। अब यहाँ पर दिया है कि 30 किलो हर्ट्ज की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं। तो हमने पिछले प्रश्न में देखा कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज के बीच को हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और उससे कम वाले को हम कहते हैं अश्रव्य ध्वनि, और इससे अधिक वाले को कहेंगे
पराश्रव ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। नौवां प्रश्न है, छत पर दौड़ता हुआ बालक में होता है। ए चाइल्ड रनिंग ऑन द रूफ हैज। ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों, बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक दौड़ते हुए बच्चा, छत पर दौड़ते हुए बालक में होता है स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों, बोथ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है। जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। छत पर दौड़ता हुआ बच्चा गति में है, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा होती है। दूसरा चीज है स्थितिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई पर होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। छत पर दौड़ता हुआ बच्चा जमीन से कुछ ऊंचाई पर है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा भी होती है। ये हमने पूर्व के ऊपर के प्रश्नों में पढ़ लिया है। तो छत पर अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है और ऊंचाई पर होने की वजह से स्थितिज ऊर्जा भी है। तो इसमें दोनों होगा, छत पर दौड़ते हुआ बच्चा में होगा स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक वाट है? Which of the following has unit of watt? ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी वर्क कार्य, ऑप्शन सी पावर यानी शक्ति, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो किसका मात्रक है वाट है? तो वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। कार्य का और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति को मापने का मात्रक वाट है, ये आप समझ गए होंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11। 11वां प्रश्न है, CaSO4 में Ca की संयोजकता है। द वैलेंसी ऑफ Ca इन CaSO4 इज। ऑप्शन ए +1, ऑप्शन बी +2, ऑप्शन सी +4, ऑप्शन डी 0। तो Ca यानी कैल्शियम और SO4 यानी सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट की संयोजकता पूछ रहा है। तो देखिए संयोजकता क्या होता है? किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व के परमाणु द्वारा अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता को दर्शाती है। एक इलेक्ट्रॉन के हासिल करने या खोने की क्षमता पर निर्भर करती है। Ca यानी कैल्शियम एक धातु है, वो इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखती है। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखती है। SO4 ये एक सल्फेट है और बहुपरमाणुक आयन है और इसका आवेश -2 होता है। अब यहाँ देखिएगा कि पूरी यौगिक में CaSO4 पर कोई आवेश नहीं दिया गया है, या CaSO4 पर कोई आवेश नहीं है, प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। इसलिए कैल्शियम का आवेश सल्फेट के आवेश को संतुलित करना चाहिए, यानी दोनों का आवेश बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कैल्शियम की संयोजकता X है तो X और इसको खोने का है तो -2 ये खोएगा, तभी तो ये 0 होगा, कब ना ये संतुलित होगा। तो x प्लस माइनस माइनस हो गया, उधर जाएगा तो हो जाएगा +2। तो x का मान आ गया +2। तो CaSO4 में Ca की संयोजकता है +2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न है, फास्फोरस की परमाणुकता होती है। द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन
C3, ऑप्शन डी 4। तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है ऑप्शन डी यानी 4। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित उसी तत्व के परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। फास्फोरस के एक अणु में 4 फास्फोरस परमाणु होते हैं, इसलिए फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? निम्नलिखित में कौन कोबाल्ट का सही संकेत है? Which of the following is the correct symbol for cobalt? ऑप्शन ए CO, ऑप्शन बी KO, ऑप्शन सी CO, ऑप्शन डी CB। यहाँ CO जो है, यहाँ O स्मॉल है, यहाँ O जो है कैपिटल है। तो दो तरह का संकेत है CO में। एक CO ऑप्शन ए वाला है जिसमें C कैपिटल और O स्मॉल है, और ऑप्शन सी में C और O दोनों कैपिटल है। तो कोबाल्ट का सही संकेत है CO, कैपिटल C और स्मॉल O, CO। कोबाल्ट का सही संकेत क्या है? CO है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है? Which of the following is not a polyatomic molecule? ऑप्शन ए He यानी हीलियम, ऑप्शन बी S8 सल्फर, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ये तो देख के ही स्पष्ट हो रहा है कि हीलियम जो है, ऊपर जो हीलियम है, ये हीलियम जो आप देख रहे हैं, हीलियम में क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है और इसका अणु केवल एक ही परमाणु से बना होता है, इसलिए यह एक परमाणु अणु है। उसके बाद S8 यानी सल्फर के अणु में 8 सल्फर परमाणु होते हैं, इसलिए यह एक बहुपरमाणु अणु हुआ। NO2, इसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एक नाइट्रोजन परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए यह एक बहुपरमाणु अणु यह भी हुआ। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर परमाणु और 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, इसलिए यह भी एक बहुपरमाणु अणु हुआ। तो इसमें कौन बहुपरमाणु अणु नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हीलियम। ऑप्शन ए हीलियम इज द राइट आंसर। केवल हीलियम ही एक परमाणु अणु है, बाकी सभी बहुपरमाणु अणु है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां प्रश्न है, CO का मोलर द्रव्यमान, द मोलर मास ऑफ CO इज ऑप्शन ए 14 AMU, ऑप्शन बी 22 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ऑप्शन सी 28 AMU, ऑप्शन डी 44 AMU। अब सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि CO क्या है। CO यानी CO का पूरा नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसमें एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। दूसरा चीज हम लोग को जानना है मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उस पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान होता है। इसे ग्राम प्रति मोल यानी G प्रति पर मोल में मापा जाता है। अब CO का मोलर द्रव्यमान कैसे हम निकालेंगे? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 12 AMU होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 16 AMU होता है। अब तो CO का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? दोनों को हम जोड़ देंगे, 16 और 12 हो गया 28 AMU। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है
द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर इज ऑप्शन ए Na2SO4 into 10H2O, ऑप्शन बी Na2CO3 into 10H2O, ऑप्शन सी NaHCO3, ऑप्शन डी Na2SO4। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र है। इसे रासायनिक रूप में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग पाउडर काम कैसे करता है? जब बेकिंग पाउडर पानी और एसिड के संपर्क में आता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यह गैस बेक किए जाने वाले पदार्थ में छोटे छोटे बुलबुले बनाती है, जिससे वो फूला हुआ और मुलायम हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र जो है NaHCO3 है। अब एक चीज हम बता देना चाहते हैं यहाँ पर कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि दोनों का उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का भी अणु सूत्र यही होता है, NaHCO3 ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। पोटेशियम, यहाँ देखिए 40 यहाँ रहेगा, इसमें स्पेस हो गया है। K प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? What will be the number of electrons in K प्लस? सबसे पहला चीज जानते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। एक तटस्थ परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक न्यूट्रल अगर कोई परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। पोटेशियम एक तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 19 है, इसलिए एक तटस्थ पोटेशियम परमाणु में 19 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अगर ये न्यूट्रल होगा तो 19 प्रोटॉन है तो 19 न्यूट्रॉन भी होगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि K पर प्लस आयन है। प्लस चिन्ह दर्शाता है कि इस परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन जो है खो दिया है। यदि एक तटस्थ पोटेशियम परमाणु में 19 इलेक्ट्रॉन है और K प्लस आयन में एक इलेक्ट्रॉन कम है तो K प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 19 माइनस 1, क्योंकि एक खो दिया है तो हो जाएगी 18। तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा, इसमें K प्लस आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी 18। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 40, ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U है। 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या है। द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 U। द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1.7। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मोल का कंसेप्ट क्या है। मोल किसे कहते हैं, क्या अवधारणा है। एक मोल किसी भी पदार्थ में उपस्थित कणों जैसे परमाणु, अणु या आयन की एक निश्चित संख्या होती है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं और इसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान 23 ग्राम पर मोल होता है। 23 ग्राम पर मोल होता है। तो एक सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 ग्राम पर मोल होता है। यहाँ पर 46 ग्राम सोडियम दिया हुआ है तो 46 ग्राम है तो 46 बटा 23, 23 से भाग करेंगे तो कट जाएगा 23 दूना 46 तो 2। तो इसका सही जवाब हो गया 2 मोल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U है तो 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या क्या होगी? 2 होगी। 46 को 23 से भाग कर देंगे, 23 दूना 46। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19।
19वां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? Which orbit is closest to the nucleus of an atom? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी एल, ऑप्शन सी एम, ऑप्शन डी एन। तो परमाणु के नाभिक के नजदीक कौन सी कक्षा होती है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को हम के, एल, एम, एन इन अक्षरों से दर्शाते हैं। तो नाभिक के सबसे निकट की कक्षा को हम कहते हैं के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए के। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है, किसी तत्व X के ऑक्साइड का सूत्र H2O3 है तो उसके सल्फेट का सूत्र होगा। If the formula of the oxide of an element X is X2O3, then the formula of its sulfate will be option A X2SO4, option B XSO4, X2SO4 whole 3, option D XSO4 whole 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी X2SO4 का होल 3। X2SO4 का होल 3 is the right answer। ऑप्शन सी is the right answer। इसको अब निकालना पड़ेगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। सीधे आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21। श्वेत क्रांति संबंधित है। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए दाल उत्पादन से पल्स प्रोडक्शन, ऑप्शन बी फसल उत्पादन से क्रॉप प्रोडक्शन, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से मिल्क प्रोडक्शन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, मिल्क प्रोडक्शन से। श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, भारत में दूध उत्पादन में हुई क्रांतिकारी वृद्धि को संदर्भित करता है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य देश में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और डेयरी उत्पाद को मजबूत बनाना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है, निम्न में से खरीफ फसल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप? ऑप्शन ए गेहूं व्हीट, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सरसों। तो खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल में आएगा आपको धान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खरीफ फसल वे फसल होती है जिन्हें बारिश के मौसम में बोया जाता है। भारत में आमतौर पर जून जुलाई के महीने में खरीफ फसल की बुआई की जाती है और उनकी कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। धान को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में पर्याप्त पानी होने के कारण धान की खेती इस मौसम में की जाती है। और भी प्रमुख खरीफ फसल है जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, कपास है, जूट है। ये सभी भी आपको खरीफ फसल में ही आते हैं। तो 22 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23। 23वां प्रश्न, पौधों की वृद्धि एवं विकास हेतु कितने पोषकों की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए 16 पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। ये पोषक तत्व मिट्टी, पानी और हवा से पौधों को प्राप्त होता है। कुछ पोषक तत्वों को महापोषक तत्व कहा जाता है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये पौधों को बड़ी मात्रा में चाहिए होती है। दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये सब भी चाहिए उसको। ये पौधे को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24।
24वां प्रश्न है, प्राकृतिक उर्वरक का निर्माण होता है। नेचुरल फर्टिलाइजर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए जंतु अवशिष्टों से, एनिमल वेस्टेज। ऑप्शन बी पादप अवशिष्टों से, प्लांट रिमेन्स। ऑप्शन सी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन से, डिकम्पोज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन डी इनमें से सभी से, ऑल ऑफ दीज। तो प्राकृतिक जो उर्वरक है वो प्राप्त होते हैं इनमें से सभी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न है, 2 और 4D किसका समान उदाहरण है? 2 and 4D is a common example of। ऑप्शन ए पादप रोग, प्लांट डिजीज। ऑप्शन बी पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड। ऑप्शन सी खरपतवारनाशी, वेडिसाइड। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 2 और 4D समान उदाहरण है खरपतवारनाशी के, वेडिसाइड्स के। 2 और 4D एक बहुत ही आम और प्रभावी खरपतवारनाशी है। इसका उपयोग खेतों, बागों और लॉन में उगने वाले चौड़े पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए किया जाता है। ये पौधे के विकास को बाधित करने वाला काम करते हैं और अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 2 और 4D क्या है? एक खरपतवारनाशी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय नस्ल की गाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन ब्रीड ऑफ काऊ? ऑप्शन ए थरपारकर। ऑप्शन बी मेहसाना। ऑप्शन सी फ्रीजियन साहिवाल। ऑप्शन डी फ्रीजवाल। तो भारतीय नस्ल की गाय है थरपारकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थरपारकर ही भारतीय नस्ल की गाय है। मेहसाना गुजरात का एक जिला है, कोई तो गाय का नस्ल नहीं है। फ्रीजियन साहिवाल एक संकर नस्ल है जो फ्रीजियन नस्ल के सांड और साहिवाल नस्ल की गाय को मिलाकर बनाया गया है। फ्रीजीवाल क्या है? फ्रीजीवाल भी एक संकर नस्ल है जो फ्रीजियन नस्ल के सांड और भारतीय देसी नस्ल को मिलाकर बनाया गया है। तो थरपारकर गाय ही क्या है? प्रमुख प्राचीन देसी गाय की नस्ल है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई हमारे देश के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ आवर कंट्री इज द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई लोकेटेड? ऑप्शन ए पंजाब। ऑप्शन बी हरियाणा। ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एनडीआरआई लोकेटेड है, स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई भारत का एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है और यह हरियाणा राज्य के करनाल में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28। 28वां प्रश्न है, पशुधन में क्षय रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पशुधन में क्षय रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस इन लाइव स्टॉक? ऑप्शन ए वायरस के कारण, ड्यू टू वायरस। कवक के कारण, ड्यू टू फंगस। बैक्टीरिया के कारण, ड्यू टू बैक्टीरिया। वायरस एवं कवक के कारण, ड्यू टू वायरस एंड फंगी। तो इसका सही जवाब है पशुधन में क्षय रोग होते हैं बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पशुओं में क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस नामक एक प्रकार की बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बैक्टीरिया पशुओं के फेफड़े, लिम्फ नोड्स और अन्य अंगों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29। निम्न में कौन प्राकृतिक रोगाणु रोधक या एंटीसेप्टिक होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल एंटीसेप्टिक? ऑप्शन ए मधु यानी हनी। ऑप्शन बी अंडा, एग। ऑप्शन सी दूध यानी मिल्क। ऑप्शन डी मधुमोम हनी वैक्स।
तो प्राकृतिक रूप से रोगाणुरोधी यानी एंटीसेप्टिक होता है हनी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मधु यानी हनी, शहद, प्राकृतिक रूप से एक एंटीसेप्टिक होता है। मधु प्राकृतिक रूप में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण से भरपूर होता है। इसका उपयोग सदियों से घावों को साफ करने और संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। मधु में यानी हनी में शहद में मौजूद हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अन्य यौगिक बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आज का 30वां और अंतिम प्रश्न, हमारे देश में पाए जाने वाली भैंस की प्रजाति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पीसीज ऑफ बफेलो फाउंड इन आवर कंट्री। ऑप्शन ए साहिवाल, ऑप्शन बी करन स्विस, ऑप्शन सी ससेक्स, ऑप्शन डी जफराबादी। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जफराबादी। जफराबादी ही हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की प्रजाति है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जफराबादी भारत में की एक प्रमुख भैंस की नस्ल है। खासकर ये गुजरात में पाई जाती है। ये बड़ी, मजबूत और दूध देने वाली भैंस होती है। बाकी जब बात करेंगे साहिवाल का, तो साहिवाल एक गाय का नस्ल है, भारतीय देसी गाय का नस्ल है। करन स्विस भी भारतीय संकर नस्ल है, गाय का ही नस्ल है। और ससेक्स भी एक गाय का नस्ल है। ऊपर का तीनों वाला ये गाय का नस्ल है और भैंस का जो प्रजाति या नस्ल है वो जफराबादी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार आज हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देख लिया है। उम्मीद है कि प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इसका उत्तर समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो और नॉलेज से भरा हुआ वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के जानकारी भरे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।